नमस्कार साथियों। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th का न्यू एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें आवृतबीजी पौधे में लैंगिक जनन के संपूर्ण घटना को जानेंगे। अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से इनको 3 वर्ग में बांटा गया है या 3 घटनाएं होती है। पहला के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन पश्च घटना। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे जो भी आवृतबीजी पौधे हैं उसमें लैंगिक जनन होते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? नर और मादा का होना आवश्यक है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का होना आवश्यक है, ठीक है। और इसको सुविधा संपूर्ण घटना के लैंगिक जनन की संपूर्ण घटना को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको 3 भाग में या 3 घटनाएं में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम घटना है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत क्या क्या आता है? युग्मक जनन। युग्मक जनन अर्थात युग्मक का बनना, किसी भी चीज का बनना क्या कहलाता है? जनन। जनन के माध्यम से ही किसी भी चीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो युग्मक जनन अर्थात युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण नर में कौन सा? नर युग्मक का निर्माण होगा, ठीक। नर में अर्थात कौन सी? पुंकेसर में, चूंकि पुष्प का नर भाग कौन सा है? पुंकेसर है, ठीक है। और पुंकेसर में किसका? नर युग्मक का निर्माण होगा। नर युग्मक को क्या बोला जाता है? पुंबीजाणु या लघु बीजाणु बोला जाता है, ठीक है। नर युग्मक को पुंबीजाणु या लघु बीजाणु कहा जाता है, ठीक। और अर्थात नर युग्मक जनन भी बोल सकते हैं या लघु पुंबीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन भी बोल सकते हैं, सॉरी, लघु बीजाणु जनन भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद मादा में क्या बनता है? मादा में मादा युग्मक, ठीक है। मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। इसको मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडकोशिका बोलते हैं, ठीक है। अंडकोशिका बोलते हैं या महाबीजाणु भी बोलते हैं, ठीक है। मादा युग्मक को अंडकोशिका या महाबीजाणु बोलते हैं, अर्थात इसको अंड जनन कह सकते हैं। अंड का निर्माण यानी कि मादा युग्मक का निर्माण, उसको क्या कह सकते हैं? अंड जनन या महाबीजाणु जनन भी कहते हैं इसको। इसके साथ साथ क्या होता है? इतने इतने इतना घटना के बाद यहाँ क्या होता है? निषेचन पूर्व घटना से युग्मकों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है। तो प्रथम जो है निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या आता है? युग्मक जनन अर्थात युग्मकों का निर्माण। नर में नर युग्मक का अर्थात पुंबीजाणु या लघु बीजाणु का निर्माण, यह कहाँ होता है? परागकोश में, ठीक है। इसी क्या कहेंगे? पुंबीजाणु यानी कि पुंबीजाणु का निर्माण अर्थात पुंबीजाणु जनन, ठीक है। या लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहते हैं इसको, ठीक है। मादा में मादा युग्मक का निर्माण अर्थात अंडकोशिका का निर्माण, ठीक। क्योंकि मादा युग्मक अंडकोशिका को ही मादा युग्मक कहा जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? महाबीजाणु या अंड जनन या महाबीजाणु जनन भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है? यहाँ युग्मक का स्थानांतरण, मतलब युग्मक का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे जैसे परागकण का, ठीक है। परागकण क्या है? नर युग्मक है, ठीक है। नर युग्मक का स्त्री केसर पर जाना क्या है? युग्मक का स्थानांतरण है, ठीक है। तो जब भी स्थानांतरण होता है, जब भी द्विलिंगी सॉरी लैंगिक जनन जब भी होगा, ठीक है, तो युग्मक का यदि स्थानांतरण होगा तो वह किसका? नर युग्मक का ही स्थानांतरण होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों में भी नर युग्मक का ही स्थानांतरण होता है, ठीक है। मादा युग्मक का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक। उसके बाद दूसरी घटना क्या होती है? निषेचन। निषेचन में क्या होता है? दोनों युग्मक मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। अर्थात युग्मक का संलयन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है, ठीक। इसके अलावा कोई घटनाएं निषेचन में नहीं होती है, मतलब अर्थात नर युग्मक
और मादा युग्मक का संलयन। ठीक है। निषेचन पश्च घटना में क्या हो जाती है? निषेचन पश्च पश्च घटना में जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, मिलने के बाद जो है किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। ठीक है। युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज धीरे धीरे वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण में धीरे धीरे विकास होता है और ये विकास करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है। बस इतनी घटना है, इसको संपूर्ण जानेंगे हम लोग। तो इसको जानने के लिए पहले क्या पढ़ना होगा हम लोगों को? एक स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग पुष्प के नर भाग को पढ़ लेते हैं। पुष्प का नर भाग कौन सा है? पुमंग। पुमंग क्या है? पुष्प के नर भाग। ठीक है। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। ठीक है। पुमंग के इकाई को क्या कहते हैं? क्योंकि पुमंग किसको बोले थे? इसे पहले लेक्चर में बोले थे हम लोग कि पुमंग जो है पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। ठीक है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, अर्थात पुमंग की इकाई किसको कहेंगे? पुंकेसर को। ठीक है। पुमंग के इकाई को पुंकेसर या इसको लघु बीजाणु लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक है। जब एक पुष्प होता है दोस्तों, मान के चलिए ये एक दिन का पुष्प है। एक दिन का पुष्प है, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये स्त्री केसर। ये स्त्री केसर, ये भाग कहलाता है पुंकेसर। ठीक। ये हो गया बाह्यदल, ये दल। ठीक। ये इसी में स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। ठीक है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं और दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। बाह्यदल के समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे ये पुष्प के नर भाग। ठीक है। पुंकेसर को अभी पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग पुंकेसर को पढ़ेंगे, पुंकेसर के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं दोस्तों? इससे पहले लेक्चर में भी बोले हम, पुंकेसर कितने भाग होते हैं? कमेंट में जवाब दीजिए, पुंकेसर का कितने भाग होता है? पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ये भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं? पुतंतु। ये वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? परागकोश।
जहाँ पराकोष में दो पाली होती है, एक साइड ये हो गया, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक। ये दोनों पाली जहाँ कनेक्ट रहते हैं, जुड़ा रहता है जिस जगह पे, वह स्थान कहलाता है योजी या कनेक्टिव, ठीक। यदि इसको काट करके देखा जाए, ठीक, तो इसका संरचना जो है, काटने पर इसका संरचना लगभग बिल्कुल इस टाइप का दिखेगा। देखिए, बायोलॉजी में फिगर इम्पोर्टेंट भाग होता है। इसलिए फिगर को समझने से टॉपिक थोड़ा आसान हो जाता है। यदि आप परागकोश को काट के देखिएगा ना, तो बिल्कुल इस टाइप से दिखेगा। देखिए, तो परागकोश में कितने, दो पालियां होती है, ठीक है। परागकोश में दो पालियां होती है। ये एक पालिया होगी, ठीक है, इस साइड, और ये जो है एक पालिया होगी, ठीक। तो एक आवृतबीजी पुष्प में, एक आवृतबीजी पौधे के पुष्प में दो पालियां होते हैं, ठीक है। कितने पालियां? दो पालियां, ठीक। और एक पालिया में दो प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक। ये एक प्रकोष्ठ हो गए, ये एक प्रकोष्ठ हो गए, ठीक है। ये एक हो गए, ये एक हो गए। मतलब यदि कंप्लीट पुष्प, आवृतबीजी पौधे के पुष्प की बात किया जाए, तो एक पुष्प में चार प्रकोष्ठ अर्थात चार चैम्बर होते हैं। और यदि पाली का बात किया जाए, तो कितने पाली? दो पालियां होती है, और दो पालिया में दो प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है, आवृतबीजी पौधे में। कुछ ऐसे मालवेसी कुल के पौधे हैं जिसमें केवल एक ही पाली पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गुड़हल है, ठीक है। गुड़हल मालवेसी कुल के पौधे मानते हैं, और इसमें केवल एक ही पाली पाए जाते हैं, ठीक। और उसमें यदि एक पाली पाए जाते हैं, तो प्रकोष्ठ की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रकोष्ठ की संख्या केवल केवल दो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, आवृतबीजी पौधे में आवृतबीजी आवृतबीजी पुष्पीय पौधों में आवृतबीजी पुष्पीय पौधों में एक पुष्प में
दो पालियां होती है, इसलिए इसे द्विपाली पुष्प या द्विपालीय पुष्प पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, तो आवृतबीजी पौधे के एक पुष्प में दो पालियां होती है, इसलिए इसको द्विपालीय पुष्प कहते हैं। और एक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात पूरे पुष्प में जो है चार प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्या जो जिसमें केवल एक ही पालियां पाई जाती है। ठीक है, और यदि एक पालियां पाई जाती है, तो एक पालिया जिसमें पाई जाएगी उसमें प्रकोष्ठ की संख्या कितनी हो जाएगी? केवल केवल दो हो जाएगी। मालवेसी कुल के पौधे जैसे गुड़हल में केवल केवल एक पाली होती है, अर्थात प्रकोष्ठ की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रकोष्ठ दो। ठीक है, मालवेसी कुल के जितने पौधे थे उसमें प्रकोष्ठ की संख्या दो और पालियां कितनी हो जाएगी? केवल एक पालियां उपस्थित होगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो भाग है इसमें क्या रहता है उपस्थित? परागकण उपस्थित रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें परागकण उपस्थित रहता है, अर्थात ये प्रकोष्ठ जो रहता है इसमें क्या उपस्थित रहता है? परागकण। ठीक है, इसको कहते क्या है? इसको कहते परागपुट। परागपुट या लघु बीजाणुधानी। परागपुट या लघु बीजाणु लघु बीजाणुधानी। ठीक, ये जो हो गया क्या हो गया? परागकण। तो इसको पुनः रिपीट कर लेते हैं। जो एक पुष्प है आवृतबीजी पौधे के, यदि एक पुष्प है तो उसमें पालियों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। ठीक है, पालियों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। ठीक, और एक पाली में प्रकोष्ठ की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रकोष्ठ की संख्या, एक पाली में प्रकोष्ठ की संख्या दो, अर्थात पूरे पुष्प में यदि प्रकोष्ठ की संख्या बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? चार। ठीक है, और प्रकोष्ठ में क्या उपस्थित रहता है? परागकण। ठीक है, और प्रकोष्ठ को ही क्या बोला जाता है? परागपुट या लघु बीजाणुधानी। ठीक है, प्रकोष्ठ को ही क्या बोला जाता है? परागपुट या लघु बीजाणुधानी। ठीक है, मालवेसी कुल के पौधे की बात किया जाए तो इसमें केवल एक ही पालियां उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें एक ही पालियां पाई जाती है, और यदि एक पालियां होगी तो प्रकोष्ठ की संख्या कितनी हो जाएगी? सिर्फ
2, ठीक है। अर्थात लघु बीजाणु ध्वनि या प्राकपुट की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2 रह जाएगी उसमें, ठीक है। तो जो भी याद रखना है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक। मालवेसी कुल के पौधे में प्रकोष्ठ की संख्या कितनी होती है या पाली की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अच्छा, एक जो जिसमें प्रकोष्ठ की संख्या 2 होती है सिर्फ, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, एक कोष्ठिकीय पुष्प वाली संरचना, ठीक है। एक कोष्ठिकीय पुष्प, वैसे पुष्प को क्या बोलेंगे, एक कोष्ठिकीय संरचना बोलेंगे, ठीक है। जो जिसमें 2 रहता है उसको क्या बोलेंगे, द्विकोष्ठिकीय, ठीक है। तो इतना चीज को याद रखना है, ठीक, इसको याद रखना है। और इस वीडियो में जो अच्छा लगे कमेंट कीजिए, जो दिक्कत बुझाए वो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको सुधार पाए। धन्यवाद।